वीडियो देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला। बैक बेंचर्स पाठशाला पर हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए सामान्य अध्ययन हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमारे द्वारा अच्छे कंटेंट के साथ करवाया जा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जो पॉलिटी का हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा द चार्टर एक्ट 1833। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट रहा है भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, संवैधानिक विकास में भी और इतिहास में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी एक्ट को एक और नाम दिया जाता है, वो है सेंट हेलिना एक्ट। सेंट हेलिना एक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप लोग कमेंट में एक बार मेंशन कर दीजिएगा कि इसको क्यों बोला जाता है। और इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी बोल देते हैं, इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सभी एक ही चीज है। इसी के तहत क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, तो इसमें हम जो बदलाव आए, जो इसके कारण रहे, वो हम देख लेते हैं। वो क्या रहा, वो एक सबसे पहला क्या हुआ, इसी जो चार्टर एक्ट है इसको माना जाता है फाइनल स्टेप किस चीज में, भारत की जो प्रशासन व्यवस्था है उसके केंद्रीयकरण में, सेंट्रलाइजेशन में ये फाइनल स्टेप माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके तहत एक चीज हुई थी। क्या हुई थी कि जो गवर्नर जनरल कौन, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया किसका, इंडिया का। यानी कि अब वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, वो इंडिया का गवर्नर जनरल है। तो सबसे पहले एक चीज पूछी जा सकती है कि जो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो कौन है, तो उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए हैं। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा इस चार्टर एक्ट के तहत। और इसी के तहत एक चीज हो गई थी कि अब जो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम कर दिया था, तो एक चीज कर दी गई कि जो बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसीज हैं, जो बंगाल और कहां की, मद्रास, बंगाल और जो मद्रास की प्रेसिडेंसीज हैं, मद्रास है, वहां की जो प्रेसिडेंसी है उनके पास जो हक थे लीगलाइजेशन के, यानी कि अपने लिए कानून बनाने के जो अधिकार थे उनको कर दिया गया खत्म कर दिया गया। अब वो किसको दे दिए गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए गए। तो उनका अधिकार क्षेत्र हो गया खत्म। इसी के तहत एक और चीज की गई कि जो ब्रिटेन के लोग हैं पहले वो भारत में आके जमीन नहीं खरीद सकते थे, मनाही थी उनके लिए क्या थी, मनाही थी। परंतु अब क्या हुआ, इसके बाद, इस एक्ट के बाद जो लैंड परचेज पहली बार लीगलाइज, कानूनी रूप से अधिकार मिल गया लैंड परचेज का, किसको, ब्रिटेन के लोगों को। ब्रिटेन के लोग अब यहाँ पे आके जमीन खरीद सकते हैं, यहाँ पे आके रह सकते हैं। उनको ये अधिकार दे दिया गया कि आओ यहाँ पे रहो, बसो, अपनी कॉलोनी बनाओ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म से इंडियन कॉलोनी क्यों, क्योंकि ये ब्रिटेन के अंडर में थी। तो इंग्लैंड की जो ये इंडियन कॉलोनी है इसको लीगलाइज करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही थी। तो इसी के तहत ये छोटे छोटे काम जो हुए हैं, इसी के साथ ट्रेड मोनोपोली हमने पढ़ा है कि जो व्यापारिक अधिकार था वो जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। समाप्त क्यों कर दिया गया, क्योंकि जो व्यापारी हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जिनके पास सरप्लस था उनके लिए जो लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू कर दिया था व्यापार का। लेकिन परंतु एक चीज थी जो था वो चाय के और चाइना के साथ व्यापार में मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो आधी अधूरी मोनोपोली को खत्म करने के लिए ही ये
चार्टर एक्ट में ये प्रावधान शामिल किया गया क्योंकि व्यापारियों ने कहा कि आधा अधूरा तो सब कुछ खतरनाक होता है। आधा अधूरा सब कुछ कैसे खतरनाक होता है? जैसे आधी अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी नॉलेज। जैसे हम अगर बात करते हैं, आधी अधूरी नॉलेज सबके लिए खतरनाक होती है। एक व्यक्ति होता है, उसको इंग्लिश के सिर्फ 4 ही शब्द आते हैं। 4 शब्द क्या? यस, नो, थैंक यू, वेरी गुड। उसको सिर्फ 4 शब्द आते हैं और उसको इंग्लिश बोलने का बहुत तगड़ा क्रेज है। तो आधी अधूरी नॉलेज है, तो वो आधी अधूरी नॉलेज, परंतु जो इंग्लिश वो बोल रहा है उसके लिए वो खतरनाक है। उस व्यक्ति को सिर्फ 4 शब्द आते थे। क्या? यस, नो, थैंक यू, वेरी गुड। वो ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठते ही एक व्यक्ति उसके पास आया, उसने पूछा कि आपने हमारी अटैची को देखा है? उसने कहा यस, क्योंकि उसको इंग्लिश बोलने की चुल थी और इंग्लिश बोला तो बोला यस। उसने कहा कहां पे? आपके पास है क्या? उसने कहा नो। उसने कहा कि आपने कहां देखा? फिर उसने नो कहा। फिर उस आदमी को आया गुस्सा और उसने उसका गला पकड़ के ऊपर उठाया और पूछा ये क्या बदतमीजी है? वो फिर से बोला वेरी गुड। उसने सोचा अजीब किस्म का दिमाग खराब पागल आदमी है। उसने उसको उठाया और 2 दिए तमाचे खींच खींच के। वो फिर भी अपना आखिरी वर्ड बोले बिना बाहर नहीं निकला। उसने उनको कहा थैंक यू। तो अब उसको नॉलेज थी नहीं कि वो क्या बोल रहा है, इनका मतलब क्या है। तो हमें सब चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए, सब चीज़ों की हिस्ट्री पता होना चाहिए ताकि हम अच्छे से इसको कवर कर सकें। सो ट्रेड मोनोपोली को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया और इसी के साथ एक चीज और की गई 1835 के अंदर। 1835 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ऑफिशियल यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि कौन सी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया? इंग्लिश को। इंग्लिश को क्या बना दिया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि जो जितने ऑफिस के काम हैं सभी इंग्लिश में होंगे। कोर्ट की कार्रवाई है या कुछ भी है वो सब कुछ किस में होगा? अंग्रेजी भाषा में होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये भी अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने का ही एक उनका तरीका था। इसी के तहत एक चीज कही गई कि ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन किसके लिए? सर्विसेज के लिए, यानी कि नौकरियों के लिए। नौकरियों के लिए ओपन कंपटीशन, खुला कंपटीशन लाने की जो वो प्रयास किया गया कि किसी को भी सर्विस देते टाइम उसकी जात के आधार पे, जन्म के आधार पे, कास्ट रेस के आधार पे उसके साथ कुछ भी भेदभाव ना किया जाए। परंतु एक चीज हुई कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उन्होंने इस चीज का कर दिया अपोज। उन्होंने इसका विरोध किया कि अगर ये लोग सर्विस में आ जाएंगे तो हमारे पास क्या पावरें बचेंगी और क्या ऐसी पावर बचेगी? अगर सर्विस में ये ऊंचे पदों पे आके बैठ गए तो हमारे पास तो घंटा की पावर नहीं है, हम क्या कर लेंगे? हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। अब छोड़ने के लिए तो इसका विरोध किया तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये ओपन कंपटीशन का जो प्रावधान था। हालांकि एक अच्छी कोशिश थी। इसी के तहत एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? जो पहले एक्ट्स आते थे, जितने भी एक्ट्स पहले आई, ये बात बहुत ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना कि इससे पहले जो एक्ट आए थे उन एक्टों के तहत जो लॉज बनते थे उनको बोला जाता था, क्या बोला जाता था? रेगुलेशन। रेगुलेशन यानी कि जो पहले एक्ट आए थे उनके तहत जो लॉज बनाए जाते थे उनको बोला जाता था नियम। परंतु अब इस 1833 के बाद जो लॉज बनाए गए उनको क्या बोला गया? लॉज। यानी कि रेगुलेशन का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? अब कानून। यानी कि रेगुलेशन और कानून, रेगुलेशन को ही कानून का नाम दे दिया गया। अब अगर इनके खिलाफ कोई भी कुछ भी जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी के तहत एक और चीज कर दी गई कि जो गवर्नर जनरल है और जो उसकी काउंसिल है, जो
गवर्नर जनरल है और उसकी काउंसिल है, उसके एक हो गया हमारा गवर्नर जनरल, और इसकी काउंसिल में सदस्य थे 4। हमने पढ़ा था कि पीछे 3 थे, 3 में से एक आगे बढ़ा दिया, उसको किसको बढ़ाया वो अभी हम बात करेंगे। तो 1 + 4 यानी कि 5 हो गए, और इसी को बोला गया, सबसे पहले बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको भारत सरकार बोला गया। किसको? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को मिला के पहली बार बोला गया कि ये है भारत की सरकार। और जो ये हम बात कर रहे हैं चौथे मेंबर की, ये क्या था? ये जो गवर्नर जनरल है उसको आदेश दिया गया था कि आप लॉ कमीशन का गठन करो, एक लॉ कमीशन का गठन करो। और लॉ कमीशन का गठन किसकी प्रेसिडेंसी में? जो उसका हेड होगा वो कौन होगा? वो होगा मैकले। कौन? मैकले, लॉर्ड मैकले को। और यही वो सदस्य था जो शामिल किया गया था। 3 + 1 करके 4 हो गए थे। ये जो है ये सदस्य था किसका? लॉ कमीशन का जो हेड था। और लॉ कमीशन का हेड होने के साथ साथ ये क्या था? काउंसिल का एक जो सदस्य था, जो चौथा सदस्य बढ़ा दिया गया था। लॉ कमीशन, कानून बनाने के लिए जो कमीशन था उसी का ये सदस्य था। तो अगर एक चीज और पूछी जाती है कि जो पहला लीगल मेंबर, पहला कानूनी सदस्य जो काउंसिल में था, वो पहला कानूनी सदस्य कौन था? वो श्रीमान यही थे, फर्स्ट लीगल मेंबर। यानी कि वो कौन था इसमें? लॉर्ड मैकले। सो इसी के साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं। कोडिफिकेशन किया गया लॉज के बारे में कि हिंदू लॉज क्या हैं, इंग्लिश लॉज क्या हैं, उन सब के बारे में बात करी गई। सबके बारे में कोडिफिकेशन यानी कि क्लियर कर दिया गया सब चीजों के बारे में। और उसी के साथ साथ जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। और जो इसका व्यापारिक मोनोपोली थी उसको हालांकि 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, परंतु एक शर्त पर कि इसके बाद कंपनी जो अपना कमर्शियल फंक्शन है, यानी कि जो कंपनी है वो एक व्यापारिक बॉडी की तरह भारत में काम कर रही है, वो अपना ये व्यापारिक जो तबका है, कमर्शियल जो उनको फंक्शन है, उनको कंप्लीटली बंद कर देगी और वो कंप्लीटली काम करेगी एक एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक संस्था की तरह, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम करेगी। इसी के मद्देनजर 20 साल के लिए क्या किया गया? 20 साल के लिए उनके जो मोनोपोली है उसको बढ़ा दिया गया था। 1833 का जो ये एक्ट है, चार्टर एक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको ध्यान में रखना, इसको बार बार रिवाइज करना, ताकि जो चीजें हैं इसमें जो करवाई गई हैं वो आप ध्यान से कर सको, और अगर आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कवर कर सको। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजें तो आप प्लीज, और एक ये कि किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में लैंड परचेज करने का अधिकार अंग्रेजों को मिला। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी आप लोग हमें बताइएगा कमेंट में कि कौन था। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया? और उसी के साथ ये ओपन कंपटीशन वाला तो नहीं हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, लेकिन उसी के साथ ये पॉइंट बहुत काफी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको कहा गया, क्या कहा गया। 1833 में 1833 के चार्टर एक्ट में इतना ही है। आप लगे रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ बने रहिएगा हमारी जनरल स्टडी की सीरीज में, हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसपे हम सामान्य अध्ययन करवा रहे हैं बैक बेंचर्स पाठशाला में। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पॉलिटी के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।